चलिए हम लोग संविधान की नए चैप्टर की तरफ, नए अध्याय की तरफ या उसकी विकास यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। और पिछला चैप्टर प्रस्तावना समाप्त करने के बाद अब हम लोग आज का चैप्टर जो शुरू करेंगे वो है स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास हम लोग देखेंगे, एकदम सरल भाषा में, सहज तरीके से, सुग्राह्य तरीके से, यानी कि उसको अच्छी तरह से हम डाइजेस्ट कर सकें, कम समय में अधिक तरह से कैसे हमको समझना है। वो क्लास खत्म होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। एकदम सुग्राह्य तरीके से उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चैप्टर आपका तैयार हो गया और आप भी तैयार हो जाइए कि स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास या पुनर्गठन की प्रक्रिया क्या है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो राज्यों के पुनर्गठन को समझने के लिए हम लोग उसको सब टॉपिक में कई बना लेते हैं और उस सब टॉपिक के आधार पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पहले देखेंगे पुनर्गठन की आवश्यकता क्या है, फिर हम देखेंगे कि जो पुनर्गठन हुआ उसके लिए सरकार ने कैसे कैसे प्रयास किया, समितियां बनी, समितियों की रिपोर्ट से क्या हुआ। फिर हम लोग देखेंगे कि पुनर्राज्य एसआरसी जो बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उससे क्या हुआ। फिर पहले दक्षिण भारत के राज्य पुनर्गठन हुआ, फिर अन्य राज्यों का कैसे पुनर्गठन हुआ। और इस रूप में हम लोग देखेंगे कि 2023 तक राज्यों की पुनर्गठन की कहानी कैसे कैसे हुई। यानी हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, हम करेंगे 1947 से और यहाँ तक हम लोग पहुंचेंगे एकदम आसान भाषा में। तो जल्दी से एकदम दिमाग दूर रख करके और दिल पास रख करके बैठने का प्रयास करिए और आसानी से एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाने को आपको प्रयास कर रहा हूँ। पहले नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बस शर्त है कि आप ध्यान से सुनने की आदत डालें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी, स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन की कहानी। चलिए, अब पहला चीज ये है कि जब हम कोई चीज करते हैं तो इसका मतलब पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्यों स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश सरकार थी, तो उसी के सिस्टम को क्यों नहीं रहने दिया गया। हमको क्यों आवश्यकता पड़ी कि हम राज्यों का पुनर्गठन करें ना। पहले हम उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्यों राज्यों की पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी। यानी राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता हम पहली बार देखेंगे ना। क्यों हमको ब्रिटिश नहीं चाहिए था, क्यों हमको हमको अब नए तरह का सिस्टम चाहिए था, इस चीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो उस चीज को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों हमको राज्यों के पुनर्गठन की जरूरत पड़ेगी। अब इसको ध्यान से सुनिए कि आखिरकार हमको स्वतंत्रता पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले क्या था और स्वतंत्रता की बात क्या है, और इसी से अंतर पता चल जाएगा कि आखिरकार हमको स्टेट क्यों बनाना है। तो अगर स्वतंत्रता के पहले देखिए तो स्टेट सिस्टम में क्या था। स्टेट सिस्टम में पहले ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, रियासतें होती थी। ब्रिटिश प्रांत थे और रियासतें थी, और कुछ स्वतंत्रता के बाद भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे कि जो छोड़ करके चले गए थे, भारत को छोड़ करके चले गए थे। लेकिन कुछ क्षेत्रों पर क्या था कि कुछ क्षेत्रों पर विदेशी अधिकार बना हुआ था। जैसे गोवा पर पुर्तगाली बने हुए थे, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों पर फ्रांसीसी बने हुए थे। तो यानी पहले ब्रिटिश प्रांत था, रियासतें थे, ब्रिटिश अधिग्रहण वाले क्षेत्र से, यानी कि विदेशी अधिग्रहण वाले क्षेत्र थे। अब जो ब्रिटिश प्रांत है, इन ब्रिटिश प्रांतों का निर्माण साम्राज्यवादी आवश्यकता के अनुरूप किया गया था। रियासतें एक नकारात्मक अवरोधक इकाई के रूप में गठित की गई थी। विदेशी अधिग्रहण वाले क्षेत्र में उनको बाहर करने की समस्या थी। और कुल मिला जुला के क्या है, इनको हमको मिला करके एक स्टेट बनाना था, भारत का राज्य बनाना था। यानी जो प्रांत है, जो रियासतें हैं, जो विदेशी अधिग्रहण वाले क्षेत्र हैं, इनको हमको कन्वर्ट करना था क्या, भारत के राज्यों में या राज्यों के संघ में, जो एक यूनाइटेड भारत के रूप में या अखंड भारत के रूप में बन सके। यानी पहला चीज क्या हुआ कि स्वतंत्रता के पहले क्या था और बात क्या था, क्यों हमको आवश्यकता पड़ी। तो ब्रिटिश प्रांत और रियासतों का गठन ब्रिटिश साम्राज्यवादी आवश्यकता के अनुसार हुआ था। रियासतें एक अवरोधक इकाई के रूप में हुई थी। विदेशी अधिग्रहण वाले क्षेत्रों की समस्या अलग थी, कहीं से फ्रांस को हटाना था, कहीं से पुर्तगाल को हटाना था। यानी एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे,
या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, या एक स्वतंत्र भारत का परिरक्षण करे, या स्वतंत्र भारत को दर्शाने का काम करे। तो यहाँ से पहले हम लोगों ने ये समझा कि आखिरकार हम राज्यों के पुनर्गठन को क्यों कर रहे हैं। फिर से हम बोल रहे हैं उसको, पहले प्रांतों की आवश्यकताएं अलग थी, उनका उद्देश्य अलग था, उनका उद्देश्य भारत पर सत्ता करना था, इसलिए डिवीजन भी अलग अलग तरीके से किए गए थे। रियासतें एक नकारात्मक इकाई के रूप में गठित थी, विदेशी अधिग्रहण वाले क्षेत्रों की समस्या अलग थी। तो इसलिए स्वतंत्रता से बाद, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद की परिस्थितियों में अंतर आया और हमको अब राज्य का निर्माण करना था। एक ऐसे राज्य का निर्माण करना था जो एकीकृत भारत को, या एकीकृत भारत को क्या करे, वो स्पष्ट करे। तो इस रूप में आप देखेंगे कि हमको क्यों ये आवश्यकता पड़ी कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता को कारण हम समझिए कि हाँ, इन कारणों से हमको अब नए राज्यों का निर्माण करना था, या राज्यों की पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर हम लोगों ने परिस्थितियों को देखा। 47 से पहले की परिस्थिति क्या थी, 47 के बाद की परिस्थिति क्या है ना? और दोनों की परिस्थितियों में हमारी आवश्यकता बदल गई। और जब किसी भी चीज की आवश्यकता बदल जाती है तो सीधी सी बात है कि हमको नई तरह से उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ना। जैसे आप व्यवहार में देखिए, विवाह के पहले की स्थिति, विवाह के बाद की स्थिति, तो एक नए तरह का स्ट्रक्चर का डिमांड होता है, या एक नए तरह की स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी क्या होगा कि सत्ता का परिवर्तन होगा, तो एक नई तरह की आवश्यकताएं होंगी। उन नए तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता के बाद राज्यों की पुनर्गठन की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पे 4-5 मिनट में हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया, आखिरकार स्वतंत्र भारत को राज्यों की पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ तक क्लियर कि हाँ, राज्यों की पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब जब आवश्यकता पड़ी ना, कोई समस्या आई, तो उस समस्या का हम समाधान भी देखते हैं कि आखिरकार समस्या है तो उस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। और आखिरकार बेसिक रूप में इन तत्वों ने बाध्य किया कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया, या राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया को त्वरित रूप से आगे बढ़ाया जाए। कौन से ऐसे तत्व थे कि राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए काम हुआ। तो पहले ये दिमाग में बैठाना है कि ज्यादातर जो दक्षिण भारत के राज्य थे, दक्षिण भारत के राज्यों में क्षेत्रीय प्रवृत्ति ज्यादा थी, भाषा के प्रति उनका कह सकते कि रुझान बहुत अधिक था। इससे पहले भी उनके पास भी इतिहास भी उनके साथ था। मोतीलाल नेहरू समिति, उसने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को स्वीकार किया था। असम को भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। तो उनके पास इतिहास था कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य बने। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात को दक्षिण भारत के राज्यों में थोड़ा सा क्या मिली, हवा मिली। या दक्षिण भारत में इसके लिए क्या हुआ, एक आंदोलन धीरे धीरे शुरू हुआ कि राज्यों का निर्माण हो और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हो। तो स्वतंत्रता के पैरेलल ही एक अलग तरह की समस्या का विकास हुआ, खासकर जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हुई कि हाँ, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। अब लोकतंत्र जनमत ही है ना, जनमत जिस प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रयास करेगा तो सरकार भी पूरी कोशिश करेगी कि हाँ, जनमत उसी अनुसार, जनमत के अनुसार सरकार भी अपना काम करने का प्रयास करती है। अब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस प्रक्रिया की शुरुआत करी और इस समस्या के समाधान के लिए समितियों के निर्माण को एक उपाय बनाया गया। समितियों के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया गया कि आखिरकार समितियां इस संबंध में क्या बनाती हैं, क्या बताती हैं, और उसके अनुसार सरकार जो है उपाय करेगी। अब दो समितियां ऐसे महत्वपूर्ण है, एसके धर समिति और जेबीपी समिति ना। एसके धर, एस के धर समिति, श्याम कृष्ण धर समिति। जेबीपी समिति, जे बी पी समिति, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टा भाई सीतारामैया समिति। अब इन दो समितियों का राज्यों के निर्माण के संदर्भ में क्या योगदान है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहली समिति बनी एसके धर समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस समिति को बनाया। अगर इस एसके धर समिति को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका इतिहास आपको मिल जाएगा संविधान सभा की समितियों में। संविधान सभा की समिति में
एक प्रांतीय भाषा समिति का गठन हुआ था और उस प्रांतीय भाषा समिति का जो अध्यक्ष था वो बनाया गया था एसके धर को। प्रांतीय भाषा समिति है उसका चीफ कौन थे? एसके धर। यानी संविधान सभा में भी देखेंगे तो एसके धर कमेटी है जिसने क्या किया, लिंग्विस्टिक आधार पर प्रांत बने कि प्रांत नहीं बने उसके लिए समिति का गठन किया गया था। वही समिति क्या है, उन्हीं एसके धर के नेतृत्व में फिर एक समिति बनाई गई और इस समिति को क्या करना था, इस प्रश्न पर विचार करना था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इस कमेटी को इसी चीज पर विचार करना था। तो एसके धर समिति ने कहा कि लिंग्विस्टिक आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। अब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन क्यों नहीं होगा? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन क्यों नहीं होगा? तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन इसलिए नहीं होगा कि उनका ये मानना था कि भारत में विभिन्न भाषा भाषी समूह हैं, हजारों भाषाएं हैं, हजारों संस्कृतियां हैं और अगर लिंग्विस्टिक आधार पर हम प्रांत बनाना शुरू कर देंगे, राज्य बनाना शुरू करेंगे तो अखंड भारत का सपना कहीं न कहीं से दिक्कत होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि राज्यों के निर्माण के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को आधार बना सकते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया को एक आधार बना सकते हैं, डेवलपमेंट को हम एक आधार बना सकते हैं। यानी उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि लिंग्विस्टिक आधार पर तो नहीं बनेगा, लिंग्विस्टिक आधार पर नहीं बनेगा, उसके पीछे भारत की एकता अखंडता के लिए है, अखंडता वहां पे प्रभावित होगी, यूनिटी वहां से समस्या आएगी, कई तरह की समस्या आ सकती है। लेकिन अन्य आधारों को उन्होंने स्वीकार किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे ये हो सकता है ना, ज्योग्राफिकल एरिया पे हो सकता है, डेवलपमेंट के बेस पर हो सकता है। यानी राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण होगा लेकिन उसका बेस लिंग्विस्टिक नहीं रहेगा, भाषा नहीं रहेगा। यानी भाषा के आधार पर गठन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाषा के आधार पर गठन से राज्यों में तमाम तरह की समस्या आ सकती है। ठीक है, अब इस समिति ने बात तो अस्वीकार कर दिया लेकिन जन आंदोलन अभी जारी था। तो अब यहाँ पर जन आंदोलन का प्रेशर अभी लगातार जारी था और जन आंदोलन खासकर दक्षिण भारत में प्रेशर डाल रहा था कि नहीं, लिंग्विस्टिक आधार पर बनना चाहिए या नए राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। जनता की इच्छा सर्वोपरि ना, संविधान भी यही बताता है कि जनता सबसे ऊपर है, जनता के ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर जनता की इच्छा है तो फिर इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो अब करना पड़ना शुरू हुआ। ये जो जेबीपी समिति है ना, ये जेबीपी समिति का ये गठन हुआ। महत्वपूर्ण लोग इसमें हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभाई सीताराम, ये 3 सदस्यों की समिति बनी। फिर इसी समिति को ये भी था, उसी को ये देखना था कि क्या लिंग्विस्टिक आधार पे बनना चाहिए। तो इन्होंने भी यही कहा कि लिंग्विस्टिक आधार पे नहीं बनना। तर्क वही है जो एसके दर समिति का है। यानी एसके दर समिति, जेबीपी समिति, दोनों का तर्क एक ही है कि लिंग्विस्टिक आधार पे नहीं बनेगा, भाषा के आधार पे बनने से तमाम तरह की समस्या आ सकती है। भाषा के आधार पर बनने से तमाम तरह की समस्या आ सकती है, नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक क्लू दिया गया और वही चीज फिर आगे समस्या करेगा। उसमें ये कहा गया कि अगर कॉमन पीपल का इच्छा है, कॉमन पीपल की इच्छा अगर है तो कॉमन पीपल के इच्छा का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। अब ये बिंदु बड़ा अलग सा था। यहाँ पर एक तरफ कहा गया कि लिंग्विस्टिक आधार पे नहीं बनेगा और दूसरी तरफ ये कहा गया कि अगर जनता की इच्छा है तो जनता की इच्छा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ये मुद्दा जो है महत्वपूर्ण हो गया। इस मुद्दे को या इस बिंदु को दक्षिण भारत के राज्यों ने पकड़ लिया। इसका मतलब सरकार की भी इच्छा है ना, सरकार की भी इच्छा है। चलिए सिंपल में क्या है, इस शुरुआती चरण में 2 समितियों का गठन हुआ, एसके धर समिति और जेबीपी समिति का गठन हुआ। इन दोनों समितियों ने कहा, क्या कहा, लिंग्विस्टिक आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिंग्विस्टिक आधार पर अगर गठन होगा तो अखंड भारत के लिए एक समस्या हो सकती
है। समितियों ने ये कहा कि गठन हो सकता है, विकास उसका आधार हो, प्रशासन उसका आधार हो, ज्योग्राफिकल एरिया उसका आधार हो, तो इन आधारों पर इसका गठन हो सकता है। यानी इन आधारों पर इसका गठन होगा, लेकिन लिंग्विस्टिक आधार पे नहीं होगा। लेकिन जेबीपी समिति में क्या हुआ, एक क्लू दे दिया गया, जनता की इच्छा महत्वपूर्ण है और जनता के दबाव में ऐसा हो सकता है। अब यहां से दक्षिण भारत की जनता क्या होगी, दक्षिण भारत की जनता के लिए एक तरह से क्या है, ये प्राणवायु है, ऑक्सीजन के रूप में काम करेगा। इसका मतलब सरकार की भी आंतरिक रूप से इच्छा है, सरकार की भी आंतरिक रूप से इच्छा है कि प्रांतों का गठन हो। और ये जो समिति की रिपोर्ट आई, उस समिति के रिपोर्ट के विरोध में कांग्रेस के ही एक नेता श्री पोट्टी रामल्लू श्री पोट्टी रामल्लू ने जन आंदोलन शुरू किया, या जनता की इच्छाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इस आमरण अनशन को जन आंदोलन का समर्थन मिलना शुरू हुआ। और ये जो आमरण अनशन है वो राज्यों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। आमरण अनशन के बाद क्या हुआ, लगभग 56वें दिन, 56 दिन की हड़ताल के बाद इनकी आमरण अनशन से क्या हो गई, ये मृत्यु हो गई। अब जैसे उनकी मृत्यु हुई, तो अब सरकार पर यह दबाव पड़ना शुरू हुआ कि लोकतंत्र जनता के लिए है, और बात कोई न मानने से किसी को अगर दुख पहुंचता है, मृत्यु तक पहुंचने की इच्छा उसकी होती है, तो इसका मतलब ये है कि अब जनता का प्रेशर या कॉमन पीपल का प्रेशर ज्यादा पड़ने लगा। वैसे भी स्वाभाविक रूप से जीवित व्यक्ति से मृत व्यक्ति जो होता है ज्यादा शक्तिशाली होता है। किसी को भी देख लीजिए, सबसे अधिक सुख सुविधा, खाना पीना, घी, कपड़े सबसे अच्छी तरीके से नसीब होते हैं तो मृत्यु के बाद। तो वो एक कह सकते हैं कि वो एक प्राकृतिक रूप से दबाव पड़ा, नेचुरल रूप में दबाव पड़ा। और ये भी पड़ा दबाव कि अगर अब सरकार बात नहीं मानने को तैयार होगी, तो शायद जन आंदोलन क्या हो, वो हिंसक आंदोलन में भी बदलने की संभावना थी। और चूंकि शुरू में भी हमारे पास बहुत ढेर सारी समस्याएं थी, विभाजन हुआ था, सांप्रदायिकता की समस्या थी, पुनर्वास की समस्या थी, शरणार्थियों की समस्या थी, अर्थव्यवस्था की समस्या थी, तो ढेर सारी समस्या थी। तो यहाँ पर अब सरकार जो है एक नए प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए तैयार नहीं थी। और सरकार ने क्या किया, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। ये बात कर रहे हैं हम किसकी, 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो गया कि भारत का पहला राज्य जो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित हुआ, वो हुआ आंध्र प्रदेश। यहाँ से ब्रीफली अगर देखा जाए कि राज्यों के निर्माण के आरंभिक चरण में समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। एसके धर समिति 1948 में गठित हुई, जेबीपी समिति 49 में गठित हुई। दोनों समितियों ने ये कहा कि लिंग्विस्टिक आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव आधार को, ज्योग्राफिकल रीजन आधार को, डेवलपमेंट को बेस बनाया जा सकता है। ये दोनों समितियों का रिपोर्ट था। दूसरा चीज क्या हुआ कि जेबीपी समिति में एक बात जोड़ी गई कि जन इच्छा को भी ध्यान में रखा जा सकता है। यानी सारा नियम कानून लग जगह हुआ और जो आपका इच्छा है वो आपकी अलग हो गई। अब ये इच्छा शब्द बड़ा सा कह सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन के योग्य हो गया कि इसका मतलब सरकार चाहती क्या है ना। इसका अर्थ ये निकला ना कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है। इसका मतलब इसका अर्थ ये निकला कि सरकार के मन में भी कहीं ना कहीं से क्या है, जिसे नजर कुछ और कहती है, जुबान कुछ और कहती है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि अब यहां से ये इसका एक अर्थ निकला कि सरकार मुंह से भले बोल रही है कि हाँ हम लिंग्विस्टिक आधार पर प्रांतों का गठन नहीं करेंगे, लेकिन शायद अंदर से कहीं ना कहीं एक मानसिक स्थिति तैयार हो रही है
कि दक्षिण भारत के राज्यों का जो सिम्टम देखा जा रहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों की अगर इच्छा है तो भविष्य में राज्यों का निर्माण हो जाए। अब इस इच्छा को समझते हुए या इस इच्छा को चरम पर पहुंचाने का काम कांग्रेस के नेता श्री पोट्टी श्रीरामुलु ने करी। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जनता का समर्थन मिलना शुरू हुआ, और जो जनता का समर्थन मिलना शुरू हुआ तो उस जनता के समर्थन का क्या हुआ कि वो प्रक्रिया चरम पर पहुंचने लगी। लगभग 2 महीने से कम के समय में उनकी मृत्यु हुई, भूख हड़ताल से मृत्यु हुई, अल्प समय में मृत्यु हुई, लगभग 50 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। इसका मतलब असामयिक मृत्यु हुई। उस मृत्यु का कारक किसको माना गया? लोकतंत्र को माना गया, सरकार को माना गया। अब सरकार भी अपने पे अभिशप्त होने के लिए नहीं तैयार थी कि नया नया लोकतंत्र हुआ है, लोकतंत्र में लोग मरना शुरू करें और सरकार उनकी बात को न माने। संविधान में भी जनता की इच्छा को सर्वोपरि रखा गया है। अब उसी दबाव में सरकार ने जल्दी जल्दी घोषित किया कि आंध्र प्रदेश बनेगा, क्योंकि खासकर वहां पर जेबीबी समिति में एक इशारा भी किया गया था कि तेलुगु भाषियों के लिए जन की इच्छा को ध्यान में रखते हुए एक नया राज्य बन सकता है। तो हिंट तो सरकार ने ही दिया था, जो दिया वो हिंट तो सरकार ने ही दिया कि हाँ, जन इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा हो सकता है। तो अब तेलुगु भाषियों के लिए उन्होंने खुद ही हिंट किया, तो तेलुगु भाषियों में आंदोलन भी शुरू हुआ। आंदोलन का नेतृत्व श्री पोटी रामुलु ने करी, कांग्रेस के ही नेता हैं, और कांग्रेस के नेता की मृत्यु के बाद सेंटीमेंट गहराया और सरकार की इच्छा पर या सरकार का जो निर्णय था उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हुआ। और अब पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, और पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो है आंध्र प्रदेश। यहां तक की कहानी हम लोग देख ली। अब जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो सरकार को एक बात सीधे सीधे समझ में आ गई ना। सरकार को क्या बात समझ में आ गई कि अब जब एक जगह राज्यों का पुनर्गठन हो गया है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अब अन्य राज्य भी इसी पैटर्न की मांग करेंगे, और हर राज्य के लिए अलग अलग डिमांड पूरा करना संभव नहीं। इसका मतलब कुछ एक यूनिवर्सल काम किया जाए, कुछ एक यूनिवर्सल काम किया जाए, एक ऐसा काम किया जाए कि जिसमें राज्यों की जो गठन की मांग है या राज्यों का जो पुनर्गठन है उसके लिए एक कुछ एक कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा प्रोफार्मा बनाया जाए कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। और इसी क्रम में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसमें फैक्चुअल चीज भी आती है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? न्यायमूर्ति फजल अली को। सदस्य के रूप में के एम पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू, यानी कुल 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। ताकि में पूछेगा कब गठन किया गया? 53 में। इसकी रिपोर्ट कब आई? 55 में। इसकी रिपोर्ट अधिनियमित कब हुई? 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसको हम लोग सिंपल में क्या कहते हैं? एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को हम लोग बोलते हैं एसआरसी, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में, और 95 में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, बना, प्रकाशित हुई, एक्टिवेटेड यानी अधिनियमित हुआ 1956 में। ठीक है, तो यहाँ पर अब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसमें राज्यों की पुनर्गठन की बात कही गई कि राज्यों का पुनर्गठन हो, कैसे हो, उनके लिए एक फॉर्मूला बनाना था। उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, और जो एसआरसी है इस एसआरसी के आधार पर उन्होंने 14 स्टेट और 6 यूटी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बनाने की बात उन्होंने करी। 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको बनाया जाएगा ना। इसको याद करने का क्या है? याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यद्यपि कि सरकार ये बार बार कह रही है कि लिंग्विस्टिक आधार पर या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा ना, लेकिन
जेबीपी समिति में ही साफ साफ बता दिया गया था कि सरकार के हृदय में कुछ और है, भाषा में कुछ और है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये देखा गया था संविधान में मूल भाषाएं 14 थी, मूल भाषाएं 14 है। और मूल भाषाओं में 14 थी, इसका मतलब क्या है कि राज्यों का गठन भी उस भाषा के अनुरूप ही हुआ ना। इसको यहां से आप मिला सकते हैं। देखिए कुल मूल भाषाएं अधिकांश भारत में जो बोलने वाली सबसे अधिक भाषाएं 14 भाषाएं थी। उन 14 भाषाओं को, अब यहाँ देखिए 14 भाषा 14 स्टेट 6 यूटी, यानी एसआरसी की रिपोर्ट में कितने राज्य बने इसको याद करना बहुत आसान है। तो उसी तरह से कॉन्सेप्ट बैठाइए, कितने राज्य बने तो 14 राज्य बने। कितने केंद्र शासित बने तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो 14 और 6 केंद्र शासित बने। बाद में इसी को हम लोग देखा जाएगा वो अलग से पढ़ाएंगे आपको कि इसी समय इसी की धारा 6 के अनुसार क्षेत्रीय परिषदें भी बनी, इसको हम रीजनल काउंसिल्स कहते हैं। बाद में अलग से हम लोग बोलेंगे। इसी की अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ये क्षेत्रीय परिषदों का भी क्या हुआ, ये गठन हुआ। तो फिर से लास्ट में देखिए क्या होगा, राज्य के पुनर्गठन के लिए एक पुनर्गठन आयोग हुआ, पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ये जो पुनर्गठन आयोग है उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली है, सदस्य में के.एम. पनीकर है, सत्यनाथ कुंजरू है। सदस्यों का नाम आपको थोड़ा याद होना चाहिए। कमेटी कब बैठी 53 में, रिपोर्ट कब आई 55 में, रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई 56 में, रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई 56 में ना। आयोग की रिपोर्ट में कितने राज्यों के गठन की बात कही गई, 14 राज्यों के गठन की बात कही गई। कितने केंद्र शासित प्रदेशों की गठन की बात कही गई, 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात की गई। रीजनल परिषद का गठन कब हुआ, इसी के अंतर्गत इसी की धारा 6 में क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ। क्षेत्रीय परिषद क्या होगा, क्षेत्रीय परिषदों का गठन क्यों किया जाता है, क्षेत्रीय परिषदें कितनी हैं, ये सब बाद में एक टॉपिक होगा जिसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो केंद्र राज्य संबंध को हम लोग देखेंगे। यहाँ से अब आपका एक पैटर्न सेट हो गया कि 1956 तक राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को हम लोग देख लिए, जिसमें एक राज्य आप बना भी चुके हैं, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आंध्र प्रदेश का गठन 1953 से लेकर के, या राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 से लेकर के और 2023 तक की कहानी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे पहले दक्षिण भारत में राज्यों का कैसे पुनर्गठन हुआ, फिर पूर्वोत्तर भारत में कैसे पुनर्गठन हुआ, फिर पंजाब की समस्या क्या थी, शाह आयोग क्या है, सिक्किम की समस्या क्या है, गोवा की समस्या क्या है, लक्षद्वीप की समस्या क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप की समस्या क्या है, और वहां से लेके वर्तमान में मणिपुर की समस्या क्या है, ये पूरा देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। मुख्य समस्या हमारा दक्षिण भारत में आई, फिर नॉर्थ ईस्ट के पुनर्गठन की बात आई, फिर पंजाब की समस्या आई, कुछ विदेशी राज्यों को हटाने की प्रक्रिया आई। इन सबको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और फिर लास्ट में ब्रीफली हम लोग राज्यों के एकीकरण में जो समस्या आई थी, जूनागढ़ को समस्या आई, हैदराबाद की समस्या आई, कश्मीर की समस्या है जो अभी तक बनी हुई है, उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने क्या किया, एकदम सरल भाषा में अगर ध्यान रखेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। पहला चीज मैंने ये बताया आपको कि आखिरकार राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला चीज हमने देखा कि स्वतंत्रता से पहले क्या है, स्वतंत्रता के बाद क्या है ना। स्वतंत्रता के पहले कैसे प्रांत हैं, रियासतें हैं, कैसे साम्राज्यवादी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये जो डिवीजन किया गया था, और अब एक एकीकृत भारत का सपना था, तो निश्चित रूप से पुनर्गठन की आवश्यकता थी। फिर हम लोगों ने दूसरे पेज में देखा कि सरकार ने प्रयास क्या किया, किस तरह से प्रयास किया कि राज्यों का गठन हो, राज्यों के गठन के लिए उसने किस तरह का प्रयास किया। फिर हम लोगों ने देखा कि सरकार ने कमेटी बनाई, विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई, एसके धर समिति, जेबीपी समिति, दोनों ने कहा कि लिंग्विस्टिक आधार पे नहीं बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पे बन सकता है, जोग्राफिकल भिन्नता के आधार पे बन सकता है, डेवलपमेंट के बेस पर बन सकता है।
डेवलपमेंट के बेस पर बन सकता है। लेकिन जेबीपी समिति में एक इशारा किया गया कि तेलुगु भाषियों के लिए जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रांत हो सकता है। और इसी संदर्भ में कांग्रेसी नेता प्रोटी श्री पोटी रसीगम्बलू ने आमरण अनशन किया। 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से ये प्रक्रिया और आगे बढ़ी और भाषा के आधार पर राज्य के रूप में पहले राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। इसके बाद अब ये पैटर्न क्योंकि सिंपल होना था, साधारण होना था, सबके लिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न की जरूरत थी, इसीलिए एसआरसी का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। गठन 53 में किया गया, 55 में इसकी रिपोर्ट आई और 56 में इसे लागू किया गया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, के.एम. पनीकर और जगन्नाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। आयोग की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की बात कही गई। क्षेत्रीय परिषदें, जो रीजनल परिषदें हैं, क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी इसी के अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हुआ। तो यहाँ से हम लोगों ने एक बेसिक चीज समझने का 3-4 चीजों का प्रयास किया। अब कल के टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि राज्यों का गठन कैसे हुआ ना, यानी दक्षिण भारत के राज्यों के गठन की कहानी, यानी पूरा हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, हम लोग शुरू करेंगे 1953 से, और 1953 से लेकर 1923 तक की कहानी को हम लोग सामान्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़ाई में आप दिल से लगाएंगे तो चीजें होंगी। बुद्धि वगैरह को रख के अलग रखा कीजिए और इसको एक बार वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे और इसको 1-2 बार देखिएगा और अपने से भी ग्राफ बनाने का प्रयास करिए और उसके बाद बाकी चीजें नोट से पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में जो है डाउट में जो होगा वो डाउट क्लियर कर देंगे। लेकिन एकदम आसानी से, हाँ, चीजें कठिन तरीके से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सहज तरीके से पढ़िए जो आपको याद भी रहेगी। तो कल हम लोग इसी राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, सब लोग आराम से पढ़िए और खाना वाना खाइए। कल फिर हम लोग मुलाकात करेंगे इसी समय पे 9 बजे, राज्यों की पुनर्गठन की कहानी को आगे लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए सब लोग को गुड नाइट। Good night, sir.